गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात। अब तक शिक्षण विधियों पर 11 एवं संपूर्ण व्याकरण पर 9 टेस्ट सीरीज इस चैनल पर आ चुकी हैं। इस प्रकार कुल 20 टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं। आज से हम संपूर्ण रीट पाठ्यक्रम अर्थात व्याकरण एवं शिक्षण विधियों का सम्मिलित टेस्ट अर्थात टेस्ट 21 से प्रारंभ कर रहे हैं। इस टेस्ट का पीडीएफ कल रात्रि टेलीग्राम लिंक पर लिया जा चुका है। आज हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। आप सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आपको निःशुल्क टेस्ट पीडीएफ प्राप्त हो सके। टेस्ट नंबर 21 का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतानुसारम शिक्षायाः अधिकार कानून अंतर्गते समुचितम आयु वर्गम अस्ति। पूरे प्रश्न को फिर से देखेंगे। शिक्षा नीति 2020 के मतानुसार शिक्षा का अधिकार कानून इसके अंतर्गत किस आयु वर्ग को रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत शिक्षा नीति 2020 में किस आयु वर्ग को सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके अंतर्गत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को, फिर से सुनिएगा, 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो शिक्षा का अधिकार 2020 है, इसका प्रमुख उद्देश्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। इस शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य ये है कि 2025 तक पूर्व प्राथमिक जितना भी एजुकेशन सिस्टम है उसको सार्वभौमिक बनाया जाए, अर्थात पूर्व प्राथमिक में सार्वभौमिकता अर्थात पूर्ण साक्षरता प्राप्त की जाए। तो आपका प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मतानुसार शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत समुचित आयु वर्ग कौन सा है, अर्थात किस आयु वर्ग को यहाँ रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी आयु वर्ग को रखा गया है। अपना आयु वर्ग है 3 वर्ष से 18 वर्ष। इस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। माध्यमिक विद्यालयानां पाठ्यक्रमे संस्कृतभाषायाः अनिवार्यतां कः आयोगः स्वीकृतवान्। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा की अनिवार्यता को किस आयोग ने स्वीकार किया है। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही समस्या है कि मैम हमें क्वेश्चन पढ़कर समझ में नहीं आता है कि हमें इसका आंसर क्या देना है। तो क्वेश्चन को प्लीज़ शांति से 2 बार पढ़ें। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा की अनिवार्यता को किस आयोग ने स्वीकार किया है, अर्थात कौन सा आयोग यह कहता है कि माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत भाषा होनी ही चाहिए। संस्कृत भाषा की अनिवार्यता को कौन सा आयोग मानता है। ऑप्शन अ है विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन ब है सुनीति कुमार चटर्जी आयोग, ऑप्शन स है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन द है कोठारी आयोग। तो माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत को कंपलसरी एजुकेशन के रूप में रखने का जो प्रस्ताव था वो आपका था विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन 4 नवंबर 1948-49 में हुआ था। पूरी बात को दोबारा सुनेंगे, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन लिखें तो वो आराम से इस इन्फॉर्मेशन को लिख भी सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा की अनिवार्यता को स्वीकार करने वाला आयोग विश्वविद्यालय आयोग था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। अतः इस आयोग का अन्य नाम राधाकृष्णन आयोग भी पड़ गया। इसका गठन 4 नवंबर 1948-49 को हुआ था। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय आयोग अथवा राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृत भाषायाः उन्नतस्य कृते संस्कृत भाषा की
उन्नति के लिए द्विभाषा सूत्रम कह प्रस्तुतवान। द्विभाषा सूत्र किसने दिया? क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए द्विभाषा सूत्र किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन अ है कोठारी आयोग, ऑप्शन ब है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन स है विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन द है आचार्य नरेंद्र देव समिति। तो ध्यान दीजिएगा, द्विभाषा सूत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। फिर से सुनेंगे, द्विभाषा सूत्र का सबसे पहले प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आपको याद रखना है, म से माध्यमिक शिक्षा और म से मुदालियर। इस मुदालियर आयोग का गठन कई बार हमसे परीक्षा में पूछा भी गया है पहले, तो आपको याद रखना है म से माध्यमिक, म से मुदालियर, और इसके गठन का वर्ष है वर्ष 1952, और इसने अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1953 में। तो 1952-53 इसका वर्ष है। आपका प्रश्न पुनः पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए द्विभाषा सूत्र किसने प्रस्तुत किया? तो अपना सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग, अर्थात ऑप्शन ब। देखिए, हर एक प्रश्न से संबंधित अन्य संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं वो भी हमेशा लेकर मैं आती हूँ। तो आपसे यदि पूछा जाए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है कि म से माध्यमिक और म से मुदालियर, अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष मुदालियर थे। कई बार हमसे पूछा जाता है कि मुदालियर आयोग का गठन वर्ष कौन सा है, तो आपको याद रखना है वर्ष 1952 एवं 53, अर्थात 1952 में तो ये गठित हुआ था और 1953 में इसने अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अतः वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखें, और जो भी संस्कृत जिज्ञासु छात्र हैं उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसारम कस्याः कक्षापर्यन्तं शिक्षण कार्यं मातृभाषायां स्थानीय भाषायां क्षेत्रीय भाषायां च करणीयः। नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक शिक्षण कार्य मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही करना चाहिए? क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। अभी जो नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिसे तृतीय शिक्षा नीति भी कहा गया है, उसके अनुसार कौन सी कक्षा तक शिक्षण कार्य केवल मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में ही करवाया जाएगा? तो वो कौन सी कक्षा है? ऑप्शन अ है पंच कक्षा पर्यंतम, ऑप्शन ब है षड कक्षा पर्यंतम, ऑप्शन स है सप्त कक्षा पर्यंतम, ऑप्शन द है अष्ट कक्षा पर्यंतम। तो आपको याद रखना है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का आधार कक्षा 5 रखा गया है। तो कक्षा 5 तक आप इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सुनीति कुमार चटर्जी आयोगः स्वप्रतिवेदनं कदा प्रस्तुतवान्? सुनीति कुमार चटर्जी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन अ है मई 1957, ऑप्शन ब है अक्टूबर 1957, ऑप्शन स है मार्च 1957, ऑप्शन द है दिसंबर 1957। तो आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन क्या होगा वो डिपेंड करेगा पूरे सुनीति कुमार चटर्जी आयोग को पढ़ने पर। तो देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी आयोग क्या था, कब गठित हुआ, कितने सदस्य थे, कब इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उस पर मैं कुछ लाइंस बोल रही हूँ। आप चाहें तो इनको डिक्टेट कर लें अथवा नोट करें। चलिए सुनते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी जो आयोग है वो संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए गठित प्रथम आयोग था। फिर से सुनेंगे, सुनीति कुमार चटर्जी आयोग था वो पहला आयोग था जो कि संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए बनाया गया था। देखिए, इसका जो गठन है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो गठन है वो किया गया था 1 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 1956 को सुनीति कुमार चटर्जी आयोग का गठन किया गया था।
1 अक्टूबर 1956 को, किंतु इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया पूरे 1 वर्ष के पश्चात, अर्थात अक्टूबर 1957 को। फिर से सुनेंगे, यह आयोग गठित तो हुआ है 1 अक्टूबर 1956 को, किंतु इसने अपना प्रतिवेदन जो बनाया है वो पूरा बनाकर प्रस्तुत किया है पूरे 1 वर्ष के पश्चात, अर्थात अक्टूबर 1957 को। तो देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी आयोग प्रथम आयोग है जो कि संस्कृत की उन्नति के लिए बनाया गया था। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है अक्टूबर 1957 में, जबकि इसका गठन 1 वर्ष पहले हो चुका था, अर्थात अक्टूबर 1956 में। देखिए, कई बार हमसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सुनीति कुमार चटर्जी आयोग में कुल सदस्य कितने थे। तो आपको याद रखना है कि अध्यक्ष सहित इस पूरे आयोग में 9 सदस्य थे। तो बाई द वे आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृत की उन्नति के लिए कौन सा नव सदस्यीय, नव अर्थात 9, कौन सा नव सदस्यीय आयोग गठित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी आयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पद्धति में कस्याम पद्धतौ, अर्थात किस पद्धति में शिक्षणस्य अधिकांश भागः, शिक्षण का अधिकांश भाग मौखिक रूपेण भवति, मौखिक रूप में होता है। किस पद्धति में शिक्षण का अधिकांश भाग मौखिक रूप में होता है, अर्थात निम्नांकित में से वह कौन सा शिक्षण है जिसमें अधिकांश शिक्षण अर्थात अधिकांश पढ़ाने का कार्य मौखिक रूप से ही किया जाता था। ऑप्शन अ है व्याकरण अनुवाद पद्धतौ, ऑप्शन ब है पाठ्य पुस्तक विधौ, ऑप्शन स है परंपरागत पद्धतौ, ऑप्शन द है भाषा संसर्ग पद्धतौ। आपको समय का ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया है कि किस पद्धति में शिक्षण अधिकांश मौखिक रूप से होता था। तो चलिए, आपको याद रखना है और आपने पढ़ा भी होगा कि प्राचीन समय की बात करते हैं कि जब शिक्षण गुरुकुल, मठों एवं विद्यापीठों में दिया जाता था। उस परंपरागत शिक्षण प्रणाली की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर शिक्षण कार्य केवल गुरुकुलों, मठों एवं विद्यापीठों में ही दिया जाता था। तो उस समय जितना भी शिक्षण कार्य था वो केवल मौखिक एवं कंठस्थीकरण पर ही आधारित था। देखिए, कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन समय में या परंपरागत शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित थी, तो मौखिक ज्ञान एवं कंठस्थीकरण पर आधारित थी। अब देखिए, मौखिक ज्ञान या कंठस्थीकरण पर आधारित जो आपकी परंपरागत शिक्षण प्रणाली थी उसमें 2 प्रमुख शिक्षण प्रणालियाँ कौन सी थी, ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है। तो परंपरागत जो शिक्षण पद्धति थी उसमें 2 विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपकी एक विधि का नाम है पारायण विधि, ध्यान दीजिएगा, एक विधि का नाम है पारायण विधि। और पारायण विधि में क्या होता था कि पारायण विधि में किसी भी मंत्र को कंठस्थ कर दिया जाता था, किसी भी मंत्र को मौखिक रूप से बोल बोलकर कंठस्थ कर दिया जाता था। ये तो थी आपकी पारायण विधि। और संस्कृत के सूत्रों को यदि कंठस्थ कर दिया जाए तो ये थी आपकी सूत्र विधि। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में जो शिक्षा गुरुकुलों, मठों एवं विद्यापीठों में दी जाती थी उसका संपूर्ण आधार मौखिक एवं कंठस्थीकरण ही था। तो प्राचीन काल में मौखिक एवं कंठस्थीकरण पर बल देने वाली आपकी जो विधि थी उस विधि का नाम था परंपरागत पद्धति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। और ये जो परंपरागत पद्धति थी इसमें 2 प्रमुख विधियां हैं। एक विधि का नाम है पारायण विधि और दूसरी विधि का नाम है सूत्र विधि। ध्यान दीजिए, कई बार हमसे प्रश्न पूछा गया है कि पारायण विधि में शिक्षा का आधार क्या था। तो आपको याद रखना है कि पारायण विधि में तो मंत्रों को याद किया जाता था, जबकि सूत्र विधि में व्याकरण के सूत्रों को याद किया जाता था। तो प्राचीन काल में परंपरागत पद्धति ही वह पद्धति थी जो कि संपूर्ण रूप से मौखिक थी एवं कंठस्थीकरण पर बल देती थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकनस्य उपरि बलम प्रदत्तवती। एनसीईआरटी संस्था जो है उसने कौन से वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया। ऑप्शन अ है 1970, ऑप्शन ब है 1975,
ऑप्शन स है 1986, ऑप्शन द है 1992। तो एनसीईआरटी जो संस्था है उसमें उसने आंतरिक मूल्यांकन पर बल देने का कार्य किया वर्ष 1975 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आचार्य नरेंद्र देव समिति ही कदा गठितः? आचार्य नरेंद्र देव समिति कब गठित हुई? संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए देखिए आचार्य नरेंद्र देव समिति है, राम मूर्ति समिति है, कुछ प्रमुख आयोग, कुछ प्रमुख समितियों के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और देखिए ये वर्ष 2021 वाला वर्ष चल रहा है और इस वर्ष में परीक्षाओं का स्तर बहुत ही अच्छा हो गया है, अतः आपको भी लेवल की प्रिपरेशन करनी है। इस प्रश्न पत्र में भी मैं भी बहुत लेवल के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यदि आप इस पेपर के 25 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, ये मानिएगा, क्योंकि परीक्षा का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, स्तर सुदृढ़ होता जा रहा है, आपके ज्ञान की परीक्षा ली जा रही है। अतः प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड मैंने भी बहुत अच्छा रखा हुआ है और इसी तरह की नेक्स्ट 30 टेस्ट सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रही हूँ मैं। तो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही आपके संस्कृत विषय की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 8। आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ था? चारों ऑप्शन हैं आपके 1948, 1950, 1952 एवं 1953। तो आपको याद रखना है कि आचार्य नरेंद्र देव जो समिति थी वो संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए गठित हुई थी और इस समिति का गठन वर्ष था वर्ष 1948। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ 1948। देखिए इस समिति का प्रमुख उद्देश्य संस्कृत भाषा का विकास करना था और नरेंद्र देव समिति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि सबसे पहले प्रायोगिक, मौखिक एवं लिखित परीक्षा का सुझाव भी नरेंद्र देव समिति ने ही दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नरेंद्र देव समिति कब बनी? तो स्वतंत्रता के 1 वर्ष के पश्चात अर्थात वर्ष 1948 में। और वर्ष 1948 में ही आपका विश्वविद्यालय आयोग अर्थात राधाकृष्णन आयोग भी गठित हुआ था, याद रखेंगे। इसी के साथ पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रायोगिक, मौखिक एवं लिखित परीक्षा का सुझाव किसने दिया? तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव समिति। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर था आपका ऑप्शन अ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन शिक्षणस्य विधि नास्ति। लेखन शिक्षण की कौन सी एक विधि नहीं है? ऑप्शन अ है पेस्टोलॉजी विधि, ऑप्शन ब है मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन स है चित्रगीत विधि, ऑप्शन द है जैकटॉट विधि। तो लेखन शिक्षण जो है उसमें पेस्टोलॉजी विधि होती है, ध्यान दीजिएगा। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी ने तो लेखन शिक्षण पर ही सर्वाधिक बल दिया है, आपको याद होगा। जैकटॉट विधि भी लेखन शिक्षण से संबंधित है, किंतु लेखन शिक्षण से कौन सी विधि संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्र एवं गीत विधि। यह लेखन शिक्षण से संबंधित नहीं है। चित्र एवं गीत विधि तो चित्र को देखकर उसके बारे में वर्णन करना है, इसमें श्लोकों को अर्थात किसी कविता को देखकर गाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। छात्राणाम समवेत स्वरेण वदनस्य अभ्यासः केन विधिना कार्यते? प्रश्न को दोबारा समझेंगे। छात्रों के द्वारा या छात्रों का समवेत स्वरेण, कई बार हमसे पूछा जाता है कि समवेत स्वर या सामूहिक स्वर किसे कहते हैं? समवेत स्वर या सामूहिक स्वर किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है समवेत स्वरेण वदन, अर्थात एक साथ उच्चारण करना, सामूहिक उच्चारण करना। तो हमसे पूछा गया है कि छात्रों के द्वारा सामूहिक उच्चारण का अभ्यास किस विधि के द्वारा किया जाता है, अर्थात किस विधि में सारे छात्र एक साथ बोलते हैं या सामूहिक पठन करते हैं? ऑप्शन अ है वाक्य पद्धतिना, ऑप्शन ब है भाषा यंत्र विधिना, ऑप्शन स है सामूहिक पठन विधिना, ऑप्शन द है सर्वे।
तो आपको याद रखना है कि जब कोई पद्य, कविता या श्लोक पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है तो अध्यापक उस पद्य का सस्वर वाचन करेगा। तत्पश्चात सभी छात्र अध्यापक का अनुकरण करते हुए उस श्लोक को सामूहिक रूप से बोलते हैं। तो छात्रों द्वारा जब किसी श्लोक को या मंत्र को या किसी गीत या कविता को सामूहिक रूप से एक साथ बोला जाता है तो उसी को समवेत स्वर या फिर सामूहिक पठन विधि कहते हैं। ध्यान रखना है आपको कि समवेत वाचन को ही सामूहिक वाचन एवं सस्वर वाचन भी कहते हैं और ये केवल पद्य शिक्षण में ही होता है। कई बार हमसे पूछा गया है कि समवेत स्वर, सामूहिक पठन या सस्वर वाचन विधि किस विधा का एक अंग है। तो आपको याद रखना है कि ये तो ऐसा तो हम कब करते हैं, हम केवल पद्य शिक्षण में करते हैं। आपका प्रश्न था छात्रों के द्वारा या छात्रों का सस्वर एक साथ उच्चारण करना, ये किस विधि में आता है। तो ये आता है आपका सामूहिक पठन विधि में, जिसमें कि सभी छात्र अध्यापक के आदर्श वाचन का अनुकरण वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। सहयोग विधेः अपर नाम किम? सहयोग विधि का अन्य नाम क्या है? सहयोग विधेः अपर नाम किम, अर्थात सहयोग विधि का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन अ है व्यास विधि, ऑप्शन ब है समवाय विधि, ऑप्शन स है दंडान्वय विधि, ऑप्शन द है सूत्र विधि। देखिए, सहयोग का तात्पर्य है मिला जुला रूप। तो हमसे पूछा गया है सहयोग विधि का अन्य नाम क्या है। तो सहयोग विधि को हम समवाय विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि समवाय जो विधि है उस समवाय विधि में क्या होता है कि जो भी शिक्षण पद्धतियां हैं आपकी, चाहे वो लेखन कौशल की हो, पठन कौशल की हो, या व्याकरण शिक्षण की हो, गद्य या पद्य शिक्षण की हो, किसी भी शिक्षण की जितनी विधियां होती हैं उन सभी विधियों की अच्छी विशेषताओं को लेकर, उन सभी अच्छी विशेषताओं को इकट्ठा करके यदि आप कोई पाठ पढ़ाते हैं तो उसी को सहयोग विधि अथवा समवाय विधि कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अन्वेषण प्रधान प्रश्नाः के अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौन से हैं? ऑप्शन अ है शोध प्रश्नाः, ऑप्शन ब है अनुसंधान प्रश्नाः, ऑप्शन स है पूरक प्रश्नाः, ऑप्शन द है को अपि न। अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौन से होते हैं? देखिए, अन्वेषण प्रधान प्रश्न के बारे में मैंने 4 ऑप्शन बोल दिए, लेकिन रटने से कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान नहीं होता है। अतः मैं उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सरलतम रूप में आपको समझाती हूँ कि देखिए, यदि कोई कक्षा 3 या 4 के छात्र हैं, उनके सामने यदि पूछा जाए कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो छात्र यदि उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे या छात्रों को राजस्थान की राजधानी कौन सी है यह पता न हो, तो अध्यापक क्या करेगा, छात्र से उस प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए उससे संबंधित सरल प्रश्न पूछेगा। तो अध्यापक द्वारा कठिन प्रश्न के समाधान न आने पर कठिन प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए जो सरल एवं सहायक प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को ही पूरक प्रश्न या अन्वेषण प्रधान प्रश्न कहा जाता है। देखिए, अभी मैंने उदाहरण दिया था कि यदि तीसरी क्लास के या चौथी क्लास के बच्चे को ये ना पता हो कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो हम पूरक प्रश्न के रूप में उस छात्र से पूछ सकते हैं कि गुलाबी नगरी कौन सी है या हवा महल कहाँ स्थित है। तो सामान्यतया छात्रों को इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पता होता है। तो ये जो हमने पूछा कि गुलाबी नगरी कहाँ है या हवा महल कहाँ है, ये प्रश्न ही आपके पूरक प्रश्न या अन्वेषण प्रधान प्रश्न कहे जाते हैं, क्योंकि ये कठिन प्रश्न के समाधान के लिए पूछे गए हैं और छात्र निसंदेह हवा महल कहाँ है या गुलाबी नगरी किसे कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो जाता है। जब वो कहता है कि गुलाबी नगरी जयपुर है, तो हम उसे सिखा देंगे कि राजस्थान की राजधानी भी जयपुर ही है। तो इस प्रकार पूरक प्रश्नों के माध्यम से एवं अन्वेषण प्रधान प्रश्नों के माध्यम से छात्र कठिन प्रश्न का उत्तर भी सरलतम रूप में दे पाता है। अतः अन्वेषण प्रधान प्रश्नाः के इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अन्वेषण प्रधान प्रश्न तो कौन है, आपके पूरक प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपठित गद्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने अपठित गद्यांश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक अपठित गद्यांश के रूप में मैं लेकर आ रही हूँ। उस अपठित गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे और उस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का समाधान हम करेंगे। देखिए, अपठित गद्यांश में सबसे पहले लिखा है, परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्येव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम। पूरे अपठित गद्यांश को बहुत शांति से पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ेंगे। परमेश्वर के द्वारा जगति अर्थात इस संसार में समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु उत्पन्न किए गए सभी द्रव्यों में विद्येव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। अर्थात परमेश्वर ने इस संसार में जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न की हैं उसमें विद्या ही सबसे अच्छा द्रव्य है। विद्या द्रव्येण विहीनः अर्थात जिसके पास विद्या द्रव्य नहीं है, यो मानवो अस्ति, विद्या द्रव्य से रहित जो मानव है, स असभ्यः मूर्खः ग्रामीणः च कथ्यते। विद्या से विहीन जो व्यक्ति है वो तो असभ्य, मूर्ख एवं ग्रामीण कहलाता है। ज्ञानेन विना यथा पशु धर्म अधर्मयोः विचारम कर्तुम न शक्नोति। ज्ञान के बिना जिस प्रकार पशु धर्म और अधर्म का विचार कर्तुम न शक्नोति नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मानवो अपि मनुष्य भी विद्यायाः विहीनः विद्या से रहित होकर पाप पुण्ययोः अर्थात पाप और पुण्य का, कर्तव्य अकर्तव्ययोः अर्थात कर्तव्य एवं अकर्तव्य का, विचारम कर्तुम न पारयति विचार नहीं कर सकता है। विद्याधनम, विद्या के लिए लिखा गया है कि विद्याधनम व्यये कृते वर्धते अर्थात विद्याधन तो व्यय करने पर बढ़ता है। चलिए अपठित गद्यांश को एक बार फिर से देखेंगे। परमेश्वरेण अर्थात परमेश्वर के द्वारा, जगति अर्थात इस संसार में, सम उत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु विद्येव सर्वश्रेष्ठ द्रव्यम, परमेश्वर के द्वारा इस संसार में जितने भी द्रव्य उत्पन्न किए गए हैं उसमें विद्येव सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम, विद्या सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। विद्या द्रव्येण विहीनः यो मानवो अस्ति, विद्या द्रव्य से रहित जो मानव है, स असभ्यः मूर्खः ग्रामीणः च कथ्यते, वह तो असभ्य, मूर्ख एवं ग्रामीण कहलाता है। ज्ञानेन विना यथा पशु धर्म अधर्मयोः विचारम कर्तुम न शक्नोति, ज्ञान के बिना जिस प्रकार पशु धर्म अधर्म का विचार नहीं कर सकता है, तथैव अर्थात उसी प्रकार मानवो अपि अर्थात मनुष्य भी विद्यायाः विहीनः यदि विद्या से रहित हो जाए तो पाप पुण्ययोः कर्तव्य अकर्तव्ययोः विचारम कर्तुम न पारयति, यदि मनुष्य भी विद्या से रहित हो जाए तो वो पाप और पुण्य का, कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार नहीं कर सकता है। विद्याधनम व्ययेन संवर्धते, खर्च करने पर बढ़ता है। हमसे कहा गया है कि विद्याधन तो खर्च करने पर बढ़ता है। अब पूछा गया है, कवि भी उक्तम च, कवियों ने कहा भी है कि अपूर्वः को अपि कोशो अयम, यह विद्यारूपी कोश तो कैसा है, अपूर्वः को अपि कोशो अयम, यह विद्यारूपी कोश तो अपूर्व है। विद्यते तव भारती अर्थात हे भारती है सरस्वती, तुम्हारा ये विद्यारूपी जो कोश या खजाना है यह तो अपूर्व है, अर्थात ऐसा तो कोई भी खजाना नहीं है जैसा कि विद्यारूपी खजाना है। व्ययतो वृद्धिम आयाति, खर्च करने पर ये बढ़ता है। क्षयम आयाति संचयात, यानी कि हे भारती है सरस्वती, आपका ये जो विद्यारूपी खजाना है, विद्यारूपी यह जो कोश है, यह तो अपूर्व है कि जो व्यक्ति इसको खर्च करेगा, जितना विद्या का प्रसार करेगा उतना ही विद्या बढ़ती जाती है, और जो व्यक्ति विद्या का संचय करके रखता है अर्थात विद्या को छुपा कर रखता है, उतनी ही विद्या क्षयम आयाति अर्थात नष्ट हो जाती है।
तो देखिए इस अपठित गद्यांश में विद्या का महत्व बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। हमसे कहा गया है कि अपठित गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः, अर्थात अपठित गद्यांश को पढ़ के 14 से लेकर 18 तक के प्रश्नों का समाधान यहाँ हमें करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक के प्रश्नों का समाधान यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न नंबर पहला है आपका, जगती पदे का विभक्ति ही, अर्थात जगती पद में कौन सी विभक्ति है। देखिए कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जगत शब्द कौन से लिंग में चलता है। कई बार हमसे लिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो उसमें हमसे यदि पूछा जाए जगत शब्द कौन से लिंग में चलता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जगत शब्द नपुंसक लिंग में चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जगती पद में कौन सी विभक्ति है। तो याद रखना है, ऑप्शन अ है पंचमी विभक्ति ही, ऑप्शन ब है चतुर्थी विभक्ति ही, ऑप्शन स है तृतीया विभक्ति ही, ऑप्शन द है सप्तमी विभक्ति। तो जगती पद में कौन सी विभक्ति है, तो जगती पद में आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि जो भी हलंत वाले शब्द हैं उनका सप्तमी विभक्ति एक वचन में ई साउंड रहता है। तो जगत में ई लगाने पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जगती। तो जगती आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विहीने या हीन अर्थे का विभक्ति ही, विहीन या हीन अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी। आपसे पूछा गया है विहीने अर्थात रहित या हीन अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी। ऑप्शन अ है द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन ब है चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन स है तृतीया विभक्ति, ऑप्शन द है पंचमी विभक्ति। तो कारक का एक सूत्र है, आपने देखा होगा, हीने तृतीया। कारक का एक सूत्र है हीने तृतीया, अर्थात हीन अर्थ में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो हीने या विहीने इस अर्थ में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन स। देखिए आपने हिंदी में भी देखा होगा, विद्या से रहित, धन से रहित या विद्या से हीन एवं धन से हीन। तो ये जो हीन अर्थ है उसमें सदैव तृतीया विभक्ति ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें लिखा गया है, मानवो अपि पदे कह संधि, मानवो अपि इस पद में कौन सी संधि है। देखो यहाँ हमने लिखा है कह संधि। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि ये जो संधि शब्द है ये किस लिंग में चलता है, तो आपको याद रखना है कि संधि शब्द सदैव पुल्लिंग में चलता है। संधि को देखकर लगता है कि ये स्त्रीलिंग में होगा, किंतु संधि शब्द सदैव पुल्लिंग में चलता है। आपसे पूछा गया है मानवो अपि इस पद में कौन सी संधि है। देखिए मानवों के पश्चात अवग्रह लगा है, अर्थात अंग्रेजी के एस जैसा साइन लगा है, जिसे कि हम लोग संस्कृत भाषा में अवग्रह कहते हैं। अवग्रह के पहले आपका ओ लगा हुआ है मानवो। आप सोचिए मानवो कोई शब्द नहीं होता है, मूल शब्द होता है मानवः। ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द होता है आपका मानवः और इसके पश्चात आपका लिखा हुआ है अपि, और प्लस के निशान के पहले यदि विसर्ग है तो निसंदेह संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। प्लस के निशान के पहले स्वर होगा तो स्वर संधि, व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि। यहाँ पर प्लस के निशान के पहले हमें विसर्ग दिखाई दे रहा है, अतः हमारी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, अपठित पद्ये निहितः श्लोके छंदो अस्ति। अपठित पद्य में निहित श्लोक का छंद कौन सा होगा। अर्थात अपूर्वः को अपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती।
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम आयाति संचयात। इस पद्य में कौन सा छंद होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण श्लोक को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, और संपूर्ण श्लोक जो भी होता है वो 4 चरणों में विभक्त होता है। यदि किसी छंद के या किसी श्लोक के प्रथम चरण में 8 वर्ण आते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी छंद के या किसी भी श्लोक के प्रथम चरण में 8 वर्ण आते हैं तो आपको चारों चरण इसी प्रकार गिनने हैं। यदि किसी श्लोक में पूरे अक्षर 8 आते हैं एक चरण में, आपको आधा अक्षर नहीं गिनना है और हलंत अक्षर नहीं गिनना है। आधे और हलंत को छोड़कर पूरे अक्षर यदि एक पंक्ति में या एक लाइन में 8 आते हैं तो छंद का नाम हो जाएगा अनुष्टुप छंद। किंतु आप सदैव ध्यान रखें कि यदि एक पंक्ति में पूरे अक्षर 8 हैं तो उसका 5वां वर्ण सदैव लघु एवं 6ठा वर्ण सदैव गुरु होना चाहिए। इसी कंडीशन में आप छंद का नाम अनुष्टुप छंद घोषित कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो अपना श्लोक था उसमें भी अपूर्वः को अपि कोशो अयम, यहाँ तक आपके 8 वर्ण हो रहे हैं और इसमें 5वां वर्ण लघु एवं 6ठा वर्ण गुरु दिखाई दे रहा है। अतः छंद का नाम हो जाएगा अनुष्टुप छंद। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, अनुष्टुप छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें लिखा है पृथक विना नाना, पृथक विना नाना पदानाम योगे का विभक्ति न भविष्यति। पृथक विना एवं नाना, पृथक विना एवं नाना, इन तीनों पदों के योग में का विभक्ति न भविष्यति, अर्थात कौन सी विभक्ति नहीं होगी। तो आपने कारक का एक सूत्र सुना होगा, पृथक विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम। ध्यान दीजिएगा, सूत्र के पीछे लिखा है पृथक विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम। तो आपको याद रखना है कि ये कारक का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आपसे पूछा है पृथक विना नाना, इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होगी। ऑप्शन अ है द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन ब है षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन स है पंचमी विभक्ति, ऑप्शन द है तृतीया विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति प्रयुक्त नहीं होगी। तो ये जो कारक का सूत्र है पृथक विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम, तो ये सूत्र हमसे कहता है कि पृथक विना एवं नाना इन तीनों शब्दों का प्रयोग होने पर 2, 3 एवं 5, ध्यान दीजिएगा 2, 3 एवं 5 ये विभक्तियां तो प्रयुक्त होती हैं, इसके अतिरिक्त कोई विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती। तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन अ द्वितीया विभक्ति ये सही है, ऑप्शन स पंचमी विभक्ति ये भी सही है, ऑप्शन द तृतीया विभक्ति ये भी सही है। तो आपका कौन सी विभक्ति नहीं होगी, तो सही उत्तर हो गया षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि पृथक विना और नाना इन 3 शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो कौन सी विभक्ति होगी, 2, 3, 5 ये विभक्तियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है अभ्यासः पदे उपसर्ग प्रकृति प्रत्ययाः के। अभ्यास इस पद में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय कौन से हैं। देखिए, मेरे हर वीडियो में मैं एक प्रश्न कम से कम ऐसा लेकर आई हूँ जिसमें उपसर्ग, धातु और प्रत्यय तीनों ही छांटना होगा, क्योंकि आपका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, जबकि केवल आपके 16 या 17 प्रश्न ही व्याकरण पर आधारित होंगे। तो ज़्यादा सिलेबस में कम मार्किंग वाले प्रश्न पूछने हैं, अंक भार कम है, तो प्रश्न जनरली ऐसे ही आएंगे कि एक प्रश्न के माध्यम से अध्यापक आपके 3 चैप्टर के प्रश्न पूछ लेगा। तो यहाँ पर भी देखिए उपसर्ग भी क्लियर हो रहा है, धातु भी क्लियर हो रही है एवं प्रत्यय भी क्लियर हो रहा है। तो एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न बने, ऐसा जनरली प्रश्न आपको दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना अभ्यासः इस पद में उपसर्ग
प्रकृति एवं प्रत्यय। देखिए प्रकृति शब्द का मतलब धातु है, ध्यान दीजिएगा। प्रकृति शब्द का तात्पर्य यहाँ पर कौन है? धातु है। तो उपसर्ग और धातु और प्रत्यय कौन कौन से हैं? ऑप्शन अ है अभिउपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय। ऑप्शन ब है अभिउपसर्ग, आंग उपसर्ग, अस धातु एवं घय प्रत्यय। ऑप्शन स है अभ्य, अस, घय। ऑप्शन द है अभिउपसर्ग, आस धातु और घय प्रत्यय। तो अभ्यासः पद का सही उत्तर हो जाएगा अभिउपसर्ग, आंग उपसर्ग, अर्थात दो तो उपसर्ग ही प्रयुक्त हुए हैं, अभिउपसर्ग एवं आंग उपसर्ग, अस धातु एवं घय प्रत्यय। आपने देखा होगा अस धातु में घय प्रत्यय मिलाने पर आसह बनता है, और आपको याद रखना है कि अभी और आंग मिलके अभ्य बनते हैं। यण संधि लगेगी यहाँ पर, अभी प्लस आंग बराबर अभ्य, अभ्या, और इसके साथ अस प्लस घय आसह मिलाने पर आपका अभ्यासः पद सिद्ध होगा। तो आपको याद रखना है कि अभ्यासः पद में दो उपसर्ग हैं। कई बार हमें एक पद देकर इसमें कितने उपसर्ग हैं ये छांटने को भी कहा जाता है। तो अभ्यास पद में दो उपसर्ग हैं, अभि उपसर्ग एवं आंग उपसर्ग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। एकोनविंशति इति संख्या कस्मिन् वचने भवति? एकोनविंशति अर्थात 19, ये संख्या किस वचन में चलती है? ऑप्शन अ है एक वचने, ऑप्शन ब है द्विवचने, ऑप्शन स है बहुवचने, ऑप्शन द है को अपि न। देखिए सामान्यतया हिंदी में ये नियम है कि एक संख्या एक वचन में चलेगी, दो संख्या द्विवचन में चलेगी, और तीन संख्या से लेकर असंख्य संख्याओं तक सभी संख्याएं बहुवचन में ही चलती हैं। किंतु संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। आपको एक नियम याद रखना है। हर बार मैं संख्या से संबंधित इस तरह के डाउटफुल क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगी। आपको लिखना है नोट्स के रूप में कि संख्या 19 से लेकर 99 अर्थात 19 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं स्त्रीलिंग, लिंग पूछा जाए तो कौन सा? स्त्रीलिंग, और वचन पूछा जाए तो एक वचन में चलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको सुनकर भी सरप्राइज होगा कि 19 से लेकर 99 अर्थात 19 से लेकर 19 तक की सभी संख्याएं स्त्रीलिंग एक वचन में चलती है। तो आपसे पूछा गया है 19 संख्या किस वचन में चलेगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक वचन में। और यदि इसका लिंग पूछा जाता, 19 का लिंग है एकोनविंशति ही, तो विंशति ही स्त्रीलिंग में चलता है, और एकोन आ गया एकोनविंशति ही, तो ये स्त्रीलिंग में चलेगा। तो 19 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में चलती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आप जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करें एक नोटबुक अवश्य लेकर बैठें, और जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है या जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ ज़रूर लिखें और उस कॉन्सेप्ट को बार बार रीड आउट करें। यही आपका नोट्स डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन अ है अयम रमा पुस्तकम पठति, ऑप्शन ब है एतत् सोहनः पत्रम लिखति, ऑप्शन स है इदम रामः उद्याने क्रीडति, ऑप्शन द है इदम गंगायाः पवित्रम जलम अस्ति। देखिए पढ़ने पर तो सारे वाक्य बिल्कुल शुद्ध ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें लिंगगत अशुद्धि है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी ऑप्शंस में लिंगगत अशुद्धि है। देखिए आप जो लिंग है वो कर्ता के अनुसार चलता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी लिंग है ना वो कर्ता के अनुसार चलता है। तो पहले वाले ऑप्शन अ में अपना कर्ता है रमा। ध्यान दीजिएगा, अपना कर्ता कौन है? रमा। तो रमा के साथ जो अयम लगा है वह भी स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है अयम। अयम जो है आपका वो पुल्लिंग का रूप है। ईदम, हम ईदम की बात करें, दम, ये आपका नपुंसक लिंग का रूप है। और यदि हम बात करें ईयम, ईयम आपका
स्त्रीलिंग का रूप है। ध्यान दीजिएगा, इयम आपका स्त्रीलिंग का रूप है। अब इनके माध्यम से हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे। रमा स्त्रीलिंग में है, रमा के साथ अयम आया है, जबकि अयम तो किसका विषय है? पुल्लिंग का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। एतत सोहनः, देखिए तत् और एतत ये दोनों नपुंसकलिंग शब्द हैं। ध्यान दीजिए, आपने सुना होगा तत् ते तानि एवं एतत एते एतानि, ये वाक्य आपने सुने होंगे, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो एतत एते एतानि हैं या तत् ते तानि हैं, प्लीज़ ये सारे के सारे वाक्य किस लिंग में चलते हैं? ये नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एतत सोहनः, सोहन शब्द पुल्लिंग में चलता है, अतः ये जो एतत है ये नपुंसक लिंग में है, अतः ऑप्शन ब भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन स है आपका इदम रामः उद्याने क्रीडति, इदम रामः उद्याने क्रीडति। अब इस वाक्य को देखिए, ये जो राम है उद्यान में खेलता है, राम शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग में है। राम शब्द किस लिंग में आता है? पुल्लिंग में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राम के साथ शब्द लिखा है इदम रामः। इदम शब्द तो सदैव किस लिंग में चलता है? इदम शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, जबकि इदम के साथ आपका शब्द आया है रामः। इदम के साथ आपका शब्द आया है रामः, तो राम पुल्लिंग में है जबकि इदम नपुंसक लिंग में है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन द। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन द को देखिए, ऑप्शन द में लिखा है इदम गंगायाः पवित्रम जलम अस्ति, यह गंगा का पवित्र जल है। ऑप्शन द हमसे कह रहा है कि इदम गंगायाः पवित्रम जलम अस्ति, ये गंगा का पवित्र जल है। देखिए यहाँ जो बात है वो जल के बारे में कही गई है, यहाँ जो कथन है आपका वो जल के बारे में है। तो जल जिस लिंग में होगा उसी लिंग में अपन को सर्वनामक शब्द चाहिए। अपना जल जो शब्द है वो किस लिंग में है? जल नपुंसक लिंग में है। तो जल के साथ प्रयुक्त होने वाला इदम भी, ध्यान दीजिए मैंने लिखा है इदम, ये जो इदम है वो भी नपुंसक लिंग में चलेगा। तो जल शब्द नपुंसक लिंग में है तो इदम शब्द भी नपुंसक लिंग में आएगा, अतः ऑप्शन द आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। फिर से क्लियर करूंगी मैं इस प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में सामान्यतया पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन अ था रमा, रमा के साथ लिखा है अयम, अयम तो पुल्लिंग में आता है जबकि रमा स्त्रीलिंग में है, ऑप्शन अ गलत हो गया। एतत सोहनः, सोहन जो शब्द है आपका वो है पुल्लिंग में, जबकि इसके साथ लिखा है एतत, एतत एते एतानि तत ते तानि, ये सारे शब्द सर्वनामक शब्द नपुंसक लिंग में चलते हैं। तो सोहन के साथ नपुंसक लिंग शब्द एतत सेट नहीं होगा, तो ऑप्शन ब भी आपका गलत है। इदम रामः, देखिए राम शब्द पुल्लिंग में चलता है जबकि इदम शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, तो इदम रामः भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन द। देखिए इदम गंगायाः पवित्रम जलम अस्ति, यह गंगा का पवित्र जल है। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है? यहाँ जल की बात हो रही है, तो जल आपका नपुंसक लिंग में है, अतः जल से संबंधित इदम शब्द भी आपका नपुंसक लिंग में है, अतः आपका ऑप्शन द बिल्कुल शुद्ध बैठेगा। देखिए अयम पुल्लिंग में चलेगा, ईदम नपुंसक लिंग में चलेगा, ईयम स्त्रीलिंग में चलेगा। इनको आप विशेष रूप से लिखें और लिखकर याद करें, क्योंकि अशुद्धि संशोधन में इस तरह का एक प्रश्न हमसे सामान्यतया पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम नास्ति, अर्थात अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन अ है निर्मक्षिकम, ऑप्शन ब है सहरी, ऑप्शन स है द्वियमुनम, ऑप्शन द है यथाशक्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन अ था निर्मक्षिकम, ऑप्शन ब था सहरी, ऑप्शन स था द्वियमुनम, ऑप्शन ब द है यथाशक्ति। तो देखिए अव्ययी भाव समास का कोई उदाहरण देकर जब हमसे ये पूछा जाए कि ये उदाहरण किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है
कि अव्ययीभाव समास का पूरा फॉर्मेशन याद करें आप। और इसका फॉर्मेशन क्या है कि अव्ययीभाव समास में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक अव्यय होगा, इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात सदैव क्या होगा, संज्ञा होगी, और संज्ञा के पश्चात सदैव क्या होगा, नपुंसकलिंग होगा अंत में। यदि कोई है तो वो आपका क्या कहलाएगा, अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ऑप्शन अ को देखते हैं। ऑप्शन अ में निर्मक्षिकम अर्थात निर दिया है, निर आपका अव्यय है, बिल्कुल सही बात है। फिर मक्षिका, मूल शब्द यहाँ पर दे रखा है मक्षिका, मक्षिका अर्थात मक्खी, तो मक्षिका आपकी संज्ञा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। लास्ट में दे रखा है अम, और अम आपका नपुंसक लिंग में आता है, तो निर्मक्षिकम आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ब है सहरि, स आपका अव्यय है, हरि संज्ञा है। हरि के पश्चात देखो, हरि शब्द अकेला हरि शब्द पूछा जाए तो वो पुल्लिंग में चलता है, और हरि के पीछे सदैव विसर्ग का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा छोटी ई की मात्राएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, उसके पीछे विसर्ग का प्रयोग सदैव होता है। जैसे हरि ही, मुनि ही, तो सहरि में विसर्ग का प्रयोग होता है। किंतु यहाँ पर हरि शब्द के पीछे किसी प्रकार का कोई विसर्ग नहीं है, यही अपने आप में नपुंसक लिंगत्व है। तो देखिए आपका स अव्यय है, हरि संज्ञा है, और कोई विसर्ग नहीं है, यही नपुंसक लिंग है। तो ऑप्शन ब भी आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द्वियमुनम। देखिए अब आप कहेंगे कि द्वि तो संख्या है और यमुना आपकी संज्ञा है, अम नपुंसक लिंग आ रहा है, लेकिन पहला पद जो है आपका द्वि वो संख्या है, अव्यय नहीं है। किंतु आपको याद रखना है कि संख्या के साथ यदि नदी शब्द आ जाए, फिर से सुनेंगे, संख्या के साथ यदि नदी शब्द आ जाए, देखिए द्वि आपकी संख्या है और यमुना आपकी नदी है, तो संख्या के साथ यदि नदी शब्द आ जाए तो जो समस्त पद होगा वो भी अव्ययीभाव समास ही कहलाएगा। तो यहाँ लिखा है द्वि संख्या है, यमुना आपकी नदी है, और अम आ रहा है जो कि नपुंसकलिंग है, तो संख्या प्लस नदी बराबर अव्ययीभाव समास। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन स भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन द है यथाशक्ति। देखिए यथा अव्यय है, शक्ति संज्ञा है, किंतु अंत में आने वाला विसर्ग इस शक्ति को स्त्रीलिंग बना देता है, तो अंतिम पद आपका नपुंसकलिंग होना चाहिए था, जबकि अंतिम पद आपका स्त्रीलिंग है, अतः यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण कदापि नहीं है। देखिए प्रश्नों का समाधान करते समय इतना बड़ा विजन आपको रखना पड़ेगा कि यथाशक्ति में यथा अव्यय भी है, शक्ति आपकी संज्ञा है, किंतु अंत में आने वाला विसर्ग इस शक्ति को क्या बना देता है, स्त्रीलिंग बना देता है, तो अंत में हमें तो नपुंसकलिंग चाहिए था, अतः यह यथाशक्ति ही अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। किंतु यदि यथाशक्ति के पश्चात विसर्ग नहीं होता तो निसंदेह यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता। फिर से सुनेंगे, किसी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के पीछे से विसर्ग हटा देना ही अव्ययीभाव समास है। शक्ति के पीछे विसर्ग लगा है, अतः यह स्त्रीलिंग में चला गया, अतः अव्ययीभाव समास नहीं होगा। किंतु यदि यथाशक्ति के पीछे विसर्ग नहीं होता तो निसंदेह ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यथाशक्ति नहीं है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। विशेषणवाचकः प्रत्ययः अस्ति, विशेषणवाचक प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन अ है तरप प्रत्यय, ऑप्शन ब है मतुप प्रत्यय, ऑप्शन स है त्रिच प्रत्यय, एवं ऑप्शन द है तल प्रत्यय। हमसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो कि विशेषणवाचक है, अर्थात जो विशेषता बताता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो कि विशेषता बताता है। ऑप्शन अ है तरप, तो ध्यान दीजिएगा तरप एवं तमप, ध्यान दीजिएगा तरप एवं तमप ये दो प्रत्यय ऐसे हैं जो कि विशेषणवाचक प्रत्यय हैं। तरप प्रत्यय में तरह तरा तरम
एवं तमप प्रत्यय में तमह तमा तमम शेष रहते हैं। और ये दोनों किस प्रकार के प्रत्यय हैं, ये यदि हमसे पूछा जाता तो ये दोनों तद्धित प्रत्यय हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणों के साथ प्रयुक्त होते हैं। देखिए फिर से सुनेंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। विशेषणवाचक प्रत्यय कौन है, तो तरप, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। लेकिन अन्य विशेषणवाचक प्रत्यय कौन से हैं, तो तरप के साथ आपको तमप भी ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि तरप और तमप दोनों ही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं, अर्थात ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों के साथ प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आर्या छंदसी पंचदश वर्णाः कस्मिन् चरणे भवति। आर्या छंद में पंचदश अर्थात 15 वर्ण किस चरण में होते हैं। आर्या छंद में 15 जो वर्ण हैं वो किस चरण में होंगे। ऑप्शन अ है प्रथमे चरणे, ऑप्शन ब है तृतीय चरणे, ऑप्शन स है द्वितीय चरणे, ऑप्शन द है चतुर्थे चरणे। तो आर्या छंद में 15 वर्ण कहाँ पर होंगे। तो देखिए आर्या छंद के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। आर्या छंद एकमात्र ऐसा छंद है जो कि मात्रिक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है आपका कि निम्नांकित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो जितने भी छंद आपके सिलेबस में जनरली 21-22 छंदों को हम लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल पे पढ़ते हैं, उन सभी में केवल आर्या छंद ही ऐसा छंद है जो कि मात्रिक है। इसके अलावा सभी छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। और ये जो मात्रिक छंद है आर्या, उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। और इसमें प्रथम चरण में 12, फिर 18, फिर 12 और फिर 15 मात्राएं होती हैं। तो आर्या छंद के लिए 2 बातें आप याद करके रखिए कि आर्या छंद मात्रिक छंद है। दूसरा ऑप्शन है इसमें 12, 18, 12, 15 मात्राएं होती हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रथम चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, तृतीय चरण में पुनः 12 मात्राएं एवं चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो आपसे पूछा गया है आर्या छंद में 15 वर्ण यानी कि 15 मात्राएं किस चरण में होती हैं। तो 15 देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो 15 मात्राएं कहाँ होंगी, आपके चतुर्थ चरण में होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकारस्य कति भेदाः, अर्थात अवर्ण के कितने भेद हैं। ऑप्शन अ है 12 भेदाः अर्थात 12, ऑप्शन ब है 18 भेदाः अर्थात 18, ऑप्शन स है षड भेदाः अर्थात 6, ऑप्शन द है 63 भेदाः अर्थात 30। आपसे पूछा गया है अकारस्य कति भेदाः, अर्थात अवर्ण के कितने भेद होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अ, ई, उ, री ये जो भी ह्रस्व वर्ण हैं उनके 18 भेद होते हैं। 18 को संस्कृत में अष्टादश कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अकारस्य कति भेदाः। तो अ, ई, उ, री इन चारों ह्रस्व वर्णों के 18 भेद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। उपमानात् उपमेयस्य वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र को अलंकारो विधीयते। उपमान की अपेक्षा उपमेय का वर्णन जहाँ ज़्यादा होता है या जहाँ अधिकता से किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि उपमान और उपमेय का जो रिलेशन है वो यदि आपने ध्यान रख लिया तो अलंकार संबंधी सभी प्रश्न आपके बहुत सरलता से हो जाएंगे। तो देखिए कुछ उपमान और उपमेय के कुछ रिलेशन मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि किसी भी पासबुक में या किसी भी गाइड में आपको इतना सरलतम रूप में उपमान और उपमेय का रिलेशन नहीं मिलेगा। देखिए उपमान और उपमेय के 3 रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझाऊं कि उपमान कौन है या फिर उपमेय क्या है। देखो उपमान जो है वो सदैव विशिष्ट रहता है। ध्यान दीजिएगा, उपमान जो है वो सदैव विशिष्ट
रहता है या बड़ा रहता है, महान होता है। उपमान हमेशा महान होता है, विशिष्ट होता है, संसार में एक ही होता है। जबकि उपमेय, उपमेय जो है वो सामान्य होता है और उपमेय बहुत सारे होते हैं, बहुत कॉमन हो सकते हैं। जैसे कि जनसंख्या कितनी, बहुत सारी, तो जितने भी लोग हैं वो सारे उपमेय कहलाएंगे। जो बहुत कॉमन है, संख्या में बहुत ज़्यादा है, वो तो कहलाएगा उपमेय। जबकि जो विशिष्ट है, एक ही है, वो कहलाएगा उपमान। जैसे हमने कहा लता मंगेशकर, लता मंगेशकर इस संसार में एक है और कोई लता मंगेशकर जैसी इस संसार में नहीं होगी, तो लता मंगेशकर को कह सकते हैं अपन उपमान। जबकि यह बालिका, यह बालिका बहुत ही कॉमन है, हजारों लाखों की संख्या में बालिका हैं, तो यह बालिका आपकी हो जाएगी उपमेय। तो फिर से सुनेंगे उपमान उपमेय का कॉन्सेप्ट। उपमान हमेशा विशिष्ट होता है, संसार में एक ही होता है, याद रखिएगा। जबकि उपमेय बहुत कॉमन होता है, संख्या में हजारों होते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है? उपमानात अर्थात उपमान की कंपैरिजन में, उपमेयस्य अर्थात उपमेय का वर्णन जहाँ पर अधिकता से किया जाए, या उपमान की कंपैरिजन में उपमेय का महत्व बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य व्यक्ति की तुलना हमेशा विशिष्ट व्यक्ति से की जाती है। अर्थात यह बालिका चंद्रमा के समान है, तो इस बालिका को अपन चंद्रमा के पास ले गए, तो अपन हमेशा जिसके पास जाते हैं वो सामने वाला व्यक्ति ही महान या विशिष्ट होता है। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में रहने वाले भगवान ही उपमान हैं, विशिष्ट हैं। जबकि हम जो चलकर जा रहे हैं वो हम सामान्य हैं या उपमेय हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उपमान हमेशा विशिष्ट होता है, इकलौता होता है, और उपमान का ही महत्व अधिक होना चाहिए। यदि हम उपमान की कंपैरिजन में उपमेय अर्थात सामान्य व्यक्ति का महत्व बढ़ा चढ़ाकर बताएं, अर्थात सामान्य व्यक्ति के लिए हम ज़्यादा गुणगान करें, हम ये कहें कि मेरी बेटी तो लता मंगेशकर के समान गाती है, यह लड़का तो सचिन तेंदुलकर के समान खेलता है, तो हो गया उपमान का वैशिष्ट्य। लेकिन मैं यदि ये कहूँ कि लता मंगेशकर मेरी बेटी के जैसा गाती है या सचिन तेंदुलकर इस लड़के जैसा खेलता है, तो उपमान का महत्व तो कम हो गया और इस लड़के का महत्व ज़्यादा हो गया। अर्थात उपमान की कंपैरिजन में उपमेय का महत्व बढ़ गया। ये अलंकार कौन सा होगा? तो ये अलंकार आपका हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में जो विशिष्ट हैं उनको तो कमज़ोर बना दिया जाता है और जो सामान्य हैं उनका अधिकाधिक वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार के अलंकार का नाम है व्यतिरेक अलंकार। और ये व्यतिरेक अलंकार सदैव उपमा अलंकार का विपरीत होता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि उपमा अलंकार में तो उपमान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि व्यतिरेक अलंकार में सामान्य व्यक्ति की अधिक प्रशंसा करके सामान्य व्यक्ति को तो महत्व का घोषित कर देंगे, जो कि विशिष्ट व्यक्ति है उसको कमज़ोर बना दिया जाएगा। बहुत ही शांति से पुनः एक बार उदाहरण को समझिएगा। यदि मैं ये कहूँ कि यह लड़का सचिन तेंदुलकर के समान खेलता है, तो इस लड़के को मैं लेके गई सचिन तेंदुलकर के पास, तो ये तो हो गया आपका उपमा अलंकार। जबकि मैं ये कहूँ कि सचिन तेंदुलकर इस लड़के के जैसा खेलता है, तो विशिष्ट या उपमान को मैं इस सामान्य लड़के के पास लेकर आई, अर्थात सचिन तेंदुलकर को सामान्य लड़के से अपन ने कंपेयर किया, तो ये अलंकार आपका हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है ऑप्शन द, व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। प्र उपसर्ग पूर्वकस्य, प्र उपसर्ग के साथ ह्री धातु हो, ह्री धातु मिलाने पर, प्र उपसर्ग के साथ ह्री धातु मिलाने पर यदि घय प्रत्यय किया जाए तो क्या बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, घय प्रत्यय में हमेशा अह शेष रहता है, घय प्रत्यय में हमेशा अह शेष रहता है। और घय प्रत्यय में ईय की इत्संज्ञा हुई है। देखिए, घय प्रत्यय में जो अंतिम ईय है वो हलंत है, तो उसकी इत्संज्ञा हो जाएगी, इत्संज्ञा के कारण उसका लोप हो जाएगा। तो एक सूत्र आता है अचोणिति। ये अचोणिति सूत्र हमसे कहता है कि जहाँ भी ईय की इत्संज्ञा हुई है वहाँ आगे वाले वर्ण को आदि वृद्धि होगी, अर्थात वृद्धि लग जाएगी। आपने सुना होगा वृद्धि संधि में अपन री का क्या करते हैं, आर करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
वृद्धि संधि में हम री को क्या आदेश करते हैं, आर आदेश करते हैं। तो आपको याद करना है ह्री प्लस घय बनता है हारह। ध्यान दीजिएगा, ह्री प्लस घय को मिलाया जाए तो आदि वृद्धि होकर क्या बनेगा आपका, हारह। आपका क्या बनेगा आंसर, हारह। और हारह के आगे यदि प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो आपका आंसर बन जाएगा प्रहारह। प्र उपसर्ग के साथ ह्री धातु एवं घय प्रत्यय मिलाने पर संपूर्ण पद बन जाएगा प्रहारह। तो आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। छंद शास्त्रस्य प्रवर्तकः कः। छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन अ है हेमचंद्रः, ऑप्शन ब है क्षेमेंद्रः, ऑप्शन स है गंगादासः, ऑप्शन द है पिंगल आचार्य। तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। देखिए, छंदों पर सबसे पहले प्रामाणिक व्याख्या करने वाला, छंदों के लक्षण निर्धारित करने वाला एवं छंदों के सूत्र बताने वाला प्रथम व्यक्ति था पिंगल आचार्य। पिंगल आचार्य की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो छंदों पर आधारित है उसका नाम है छंद सूत्र या छंद शास्त्र। तो आपसे वही पूछा गया है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन अ है हेमचंद्र, ऑप्शन ब था क्षेमेंद्र, ऑप्शन स था गंगादास और ऑप्शन द था पिंगल आचार्य। तो आपको याद रखना है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, पिंगल आचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 10,000 पदस्य कृते संस्कृत रूपम अस्ति। 10,000 इस पद के लिए संस्कृत का रूप कौन सा है, अर्थात 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं। ऑप्शन अ है नियुतम, ऑप्शन ब है प्रयुतम, ऑप्शन स है सहस्रम, ऑप्शन द है अयुतम। तो 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको एक साथ बताऊंगी। एक ऑप्शन है अपने पास 10,000 और एक ऑप्शन है अपने पास 10 लाख। ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन है अपने पास 10,000 और एक ऑप्शन है अपने पास 10 लाख। तो इनमें से एक को तो अयुतम कहते हैं और किसी एक को नियुतम या प्रयुतम कहते हैं। तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। यहाँ भले हम कितना भी याद करके जाएं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बहुत सरल सी ट्रिक बनाई है। देखो, 10,000 और 10 लाख में से 10,000 पहले आता है सामान्यतया। एक कॉमन सेंस है कि 10,000 और 10 लाख में से 10,000 पहले आता है। तो आपका वर्णमाला में अ भी पहले आएगा। आपको ध्यान होगा कि वर्णमाला में अ भी हमारा कहाँ आएगा, पहले आएगा। और देखो, 10,000 की कंपैरिजन में 10 लाख बाद में आता है। तो आपका ये जो नी वर्ण है या प्र वर्ण है ये भी कहाँ आते हैं वर्णमाला में, ये भी वर्णमाला में आखिरी में आते हैं। तो आपको याद करना है कि अयुतम जो है अ से अयुतम, ये तो आपका हो जाएगा 10,000। किंतु नी और प्र अर्थात नी से नियुतम, ध्यान दीजिएगा, नी से कौन, नियुतम, या प्र से कौन, प्रयुतम। नियुतम एवं प्रयुतम आपके बाद में आएंगे अर्थात 10 लाख के लिए आएंगे। तो ये जो 10,000 10 लाख वाला जो कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 10,000 पहले आएगा तो अभी वर्णमाला में पहले आता है, 10 लाख बाद में आता है। तो नियुतम या प्रयुतम भी वर्णमाला में बाद में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 अपना था 10,000। 10,000 के लिए ऑप्शन सही कौन सा है, तो 10,000 को अपन अ अर्थात अयुतम कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। यम यम पश्यसि तस्य पुरतो रिक्त स्थान ब्रूहि दीनम वचः। जिस जिसको देखो, तस्य पुरतो यानी उसके सामने, रिक्त स्थान ब्रूहि दीनम वचः। देखो, कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो कि यदि किसी रीज़न से परेशान हैं तो वो जितने भी लोग मिलेंगे उनसे कहते हैं कि मुझे तो ये परेशानी है, मुझे तो ये समस्या है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो जिस जिस व्यक्ति को आप देखो उसके सामने अपनी दीनता या दीन वचन मत कहो, क्योंकि इस संसार में 99% लोग तो वो हैं जो कि आपका मजाक बनाएंगे, आप पर हंसेंगे
केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जो कि आपकी वास्तव में सहायता करेंगे। इसीलिए जिसको देखो उस व्यक्ति के सामने अपने दीन वचन मत कहो। तो रिक्त स्थान में आपको अव्यय भरना है। ये आपकी कक्षा 9 की सूक्ति भी है, सूक्ति के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने सूक्ति के लिए देखिए यूट्यूब पर सूक्ति से रिलेटेड मैंने 2 टेस्ट लिए हैं और उस टेस्ट में भी ये प्रश्न है। सूक्ति में मैंने कुल 67 क्वेश्चन दिए हैं। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जिस भी प्रश्न के रूप में आई है, जिस भी अध्याय के अंत में आई है या सूक्ति प्रकरणम इस रूप में आई है, वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की सभी सूक्तियों का संकलन मैंने किया है और उसको 2 वीडियो के माध्यम से मैंने प्रेजेंट किया है। तो कुल 67 प्रश्न मैंने सूक्तियों के रूप में दिए हैं। सूक्तियों का संपूर्ण PDF यदि आप निःशुल्क रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक पर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं या जितने भी महत्वपूर्ण PDF हैं उनके निःशुल्क PDF वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप उनका प्रिंट आउट निकलवा कर पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के प्रारंभ में दिया गया था, उस लिंक को अवश्य रूप से ज्वाइन करें। और यदि कोई छात्र इस लिंक को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है प्रयास करने के उपरांत भी, तो प्लीज़ वो यूट्यूब पर अपना नंबर लिख कर दे, उसे हम यहाँ से ऐड कर देंगे ताकि आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो सकें। तो चलिए, अपना प्रश्न था यम यम पश्यसि तस्य पुरतो रिक्त स्थान ब्रूहि दीनम वचः, अर्थात जिस व्यक्ति को देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। ऑप्शन अ है आपका ही, ऑप्शन ब है एव, ऑप्शन स है माँ, ऑप्शन द है नूनम। तो जिस व्यक्ति को देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अपन निषेध के संदर्भ की बात कर रहे हैं कि उसके सामने दीन वचन मत कहो। मत का तात्पर्य यहाँ निषेध है और निषेध के लिए आपका जो अव्यय प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है माँ। तो यम यम पश्यसि तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, मत बोलो दीनता पूर्वक वाक्य। देखिए, ये तो आपकी सूक्ति का प्रश्न हो गया। यदि ये पूरी सूक्ति देकर आपसे पूछा जाता कि इस पूरी सूक्ति में कितने अव्यय हैं, तो एक तो देखिए आपका माँ अव्यय आप रिक्त स्थान में भर देंगे, तो एक तो आपका अव्यय हो गया माँ, और एक ये पुरतो है। पुरतो का तात्पर्य है पुरतः, पुरतः यानी सामने, ये भी आपका एक अव्यय है। तो इस पूरी पंक्ति में आपके 2 अव्यय बन जाएंगे। तो एक तो प्रश्न था रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो रिक्त स्थान में आएगा माँ। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि इस पूरी पंक्ति में कितने अव्यय संभावित हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 अव्यय बन सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपका ये है कि निम्नांकित में से, इन चारों ऑप्शन को देखो, निम्नांकित में से निषेध बोधक अव्यय कौन सा है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाए तो निषेध बोधक प्रश्न आपका हो जाएगा माँ, जो कि मना करता है। तो देखिए, एक प्रश्न पे जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं मैं वो अवश्य रूप से लेकर आ रही हूँ और आप भी अपनी समझ विषय के प्रति विकसित करें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है वधूः धन एषा विग्रहस्य समस्त पदम किम भविष्यति। वधू धन एषा का समस्त पद क्या होगा। देखो, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कोई स्टूडेंट कहते हैं कि वद्वेषा बनेगा, कोई कहता है कि वधू रेशा बनेगा। तो ये जो डाउटफुल क्वेश्चन है इसका समाधान मैं बहुत अच्छी तरीके से कर देती हूँ। देखिए, वधू के पीछे यदि विसर्ग लगा है और इसके बाद ऐशा आ गया, तो विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग के पश्चात स्वर आएगा तो विसर्ग की जगह र आदेश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद यदि स्वर आते हैं तो विसर्ग का र बन जाएगा और ये र हलंत आपके ए में मिलेगा। तो आपका आंसर हो गया वधू रेशा, यानी कि ऑप्शन ब। वधू के पीछे विसर्ग है तो आपका आंसर बन गया वधू रेशा। किंतु यदि वधू के पीछे विसर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वधू के पीछे विसर्ग नहीं है तो यण संधि होकर आपका आंसर बन जाएगा वद्वेषा। पुनः दोनों को सुनिएगा, यदि विसर्ग है तो आपका जाएगा विसर्ग संधि में, किंतु वधू के पीछे कोई विसर्ग नहीं है तो यण संधि होकर आपका सही उत्तर हो जाएगा वद्वेषा। तो देखिए, इन जो समान लगने वाले प्रश्न हैं उनको आप अवश्य रूप से लिखकर उनका समाधान करें।
तो देखिए, संपूर्ण व्याकरण पर हमारे जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी वो यहीं समाप्त होती है। इसका निःशुल्क PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे रोज परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन्हीं प्रकार के प्रश्नों से आपका संस्कृत संबंधी ज्ञान को विकसित किया जाएगा। तो अधिक से अधिक इस PDF को, इस YouTube को, इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि संस्कृत संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।